प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस व्याख्यानमाला वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर या व्याख्यानमाला आदर्श गैस टॉपिक पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रस्तावना। चूंकि हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन एक चौथी अवस्था भी पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके तहत गैसों का अपना कोई निश्चित आयतन तथा आकृति नहीं होती। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है वह उसकी आकृति ले लेती है तथा उसके पूरे आयतन को क्या कर लेती है, घेर लेती है। गैसों को सरलता से दबाया जा सकता है। किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था में उसका घनत्व उसकी ठोस तथा द्रव अवस्था की अपेक्षा सबसे कम होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों की सफल व्याख्या अणुगति सिद्धांत द्वारा की जाती है। अणुगति सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित दो परिकल्पनाओं पर आधारित है। पहला परिकल्पना है ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है और दूसरा परिकल्पना है प्रत्येक पदार्थ आणविक प्रकृति का होता है। आइए अब हम अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, अनेक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिसे हम अणु कहते हैं। इन अणुओं में पदार्थ के सभी लाक्षणिक गुण क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। पदार्थ के अंदर अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव चालक से निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ का ताप बढ़ाने से इन अणुओं की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठोस अवस्था में अणु केवल अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं, जबकि द्रव तथा गैस अवस्था में अणु स्थानांतरी, घूर्णन तथा कांपनिक गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। द्रव अवस्था में अणु द्रव की परिसीमा के अंदर ही गति करते हैं, जबकि गैस के अणु जहां चाहे वहां स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अणु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं तथा यह बल अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर तेजी से घटता है। इस बल को अंतराणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य अंतराणविक बल अधिकतम, द्रव अवस्था में उससे कम और गैस अवस्था में सबसे न्यूनतम होता है। अणुओं की गति उनमें निहित गतिज ऊर्जा होती है तथा अणुओं के मध्य अंतराणविक बलों के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा भी सम्मिलित होती है। स्पष्टतः गतिज ऊर्जा पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है तथा स्थितिज ऊर्जा अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल तथा उनके बीच की दूरी पर क्या करती है, निर्भर करती है। पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा तथा कुल स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गैस अवस्था में चूंकि अंतराणविक बल लगभग नगण्य होती है, अतः गैस की कुल ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। आइए अब हम आदर्श गैस क्या होता है इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसे हम पूर्ण गैस या परफेक्ट गैस कहते हैं। तो आदर्श गैस का समीकरण सभी जानते हैं, पीवी बराबर nRT। तो वह गैस जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। आदर्श गैस के गुण। आदर्श गैस में निम्न गुणों की कल्पना की जा सकती है। पहला, यह गैस प्रत्येक दाब व ताप पर बायल, चार्ल्स तथा दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। इस गैस के आयतन प्रसारण गुणांक तथा दाब गुणांक आपस में 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होते हैं। इस गैस के अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में लगभग नगण्य माना जाता है। इस गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं लगता है, अतः आदर्श गैस को द्रव अवस्था अथवा ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। और वास्तव में कोई भी गैस पूर्ण आदर्श गैस नहीं है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम साधारण ताप और साधारण दाब पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस को लगभग पूर्ण आदर्श गैस मानते हैं, क्योंकि इन्हें द्रवित करना बहुत ही कठिन होता है। यह है बायल, चार्ल्स और दाब नियमों की तुलनात्मक अध्ययन का चित्रण। ठीक है। जैसे देखिए बायल लॉ में क्या होता है, यदि गैस का दाब जब बढ़ाते हैं तो आयतन में क्या होती है, कमी आती है। चार्ल्स लॉ बोलता है ताप बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ता है किसी गैस के अणुओं का। ठीक है। लॉ ऑफ प्रेशर या दाब नियम क्या कहता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं गैस का दाब भी लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यह है बायल का नियम, बायल्स लॉ। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन
उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V तथा दाब P हो तो बायल के नियमानुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, अर्थात P बराबर नियतांक, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 नियतांक K। यहाँ नियतांक K का मान गैस के द्रव्यमान तथा ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको दो चित्र देख रहे हैं, 1.1 1.2, ये दोनों आयतन और दाब के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। इस प्रश्न नियत ताप पर यदि गैस का दाब दोगुना कर दें तो उसका आयतन क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। अर्थात गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन में क्या आती, कमी आती है, या आयतन बढ़ाने पर गैस के दाब में कमी आती है, ठीक है, तथा गैस के दाब को आधा कर दें उसका आयतन क्या हो, दुगना हो जाता है। यदि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए स्थिर ताप पर और दाब व आयतन के गुणनफल पीवी को y अक्ष में, कहाँ रखना है हमको, y अक्ष में, तथा दाब को x एक्सिस में लेकर के ग्राफ खींचे तो चित्र 1.1 की भांति सरल रेखा P अक्ष के समांतर जो है क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि दाब P को y अक्ष पर तथा आयतन V को x अक्ष पर लेकर के ग्राफ खींचे तो 1.2 ये दिख रहा है आपको, है ना, एक आयताकार अति परवलय प्राप्त होता है। इस वक्र को समतापी वक्र कहा जाता है। अगला है चार्ल्स का नियम। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने पर उसका आयतन अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है, ठीक है। यही चार्ल्स का नियम है। माना कि नियत दाब पर गैस के किसी निश्चित द्रव्यमान का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V0 है तथा T0 डिग्री पर, है ना, आयतन VT है। तो चूंकि T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर गैस के आयतन में वृद्धि कितना हो जाएगा, V0T/273, क्योंकि बोला गया है अपने 0 डिग्री वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। तो टी डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0T/273। तो VT इज इक्वल टू V0 जब कॉमन ले लेंगे तो 1/T/273, ठीक है। अब जो 1.3 जो है आयतन और ताप के मध्य ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। यदि आयतन V को y एक्सिस पर तथा ताप T को x एक्सिस पर लेकर के एक ग्राफ खींचा जाए तो चित्र 1.3 की भांति एक सरल रेखा प्राप्त करती है जो ताप अक्ष को कहाँ काटती है, -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती है, आपका काटती है, ठीक है। अब परम ताप के पदों पर चार्ल्स नियम का जो निगमन है ये वही आपका प्राप्त होता है 1.2 के अनुसार से V1 और V2 में। तो V1/V2 इज इक्वल हो जाएगा T1/T2। यदि किसी गैस को निश्चित द्रव्यमान का आयतन नियत रखकर उसे गर्म किया जाता है तो गैस का दाब बढ़ जाता है। प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने पर उसका दाब अपने 0 डिग्री सेल्सियस के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। तो ये दाब का नियम जो तीसरा नियम है इसे हम प्रेशर लॉ कहते हैं। यह कहता है कि नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमणित होता है, इसे हम दाब का नियम कहते हैं, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या था कि आयतन जो है परम ताप के अनुक्रमणित होता है, आयतन बढ़ने पर गैस का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दाब जो है किसी गैस का दाब जो है परम ताप के अनुक्रमणित होता है, इसे हम दाब का नियम कहते हैं, ठीक। तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने घटाने पर उसका दाब अपने 0 डिग्री सेल्सियस के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। तो माना कि नियत आयतन पर गैस के किसी निश्चित द्रव्यमान का जो निश्चित द्रव्यमान का ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, दाब जो है P0 है, और T0 सेल्सियस पर कितना है आपका दाब, PT है। तो दाब के नियम से, ठीक है, PT इज इक्वल टू P0 प्लस P0T/273। अब P0 कॉमन लेंगे तो ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा PT इज इक्वल टू P0 और 1 प्लस T/273, और ये भी सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, दाब और ताप के मध्य जो ग्राफ खींचा गया है, यदि दाब को y अक्ष तथा ताप T को x एक्सिस पे लेकर ग्राफ खींचते हैं तो चित्र 1.4 की भांति एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो ताप अक्ष को -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती है, काटती है, ठीक है। अब इसी प्रकार परम ताप के पदों पर दाब का जब नियम हम लगाएंगे तो इसमें भी सेम टू सेम प्रेशर P1 और प्रेशर P2 के लिए दो भाग लेंगे अपन, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, ठीक है। तो उसके तहत भी हमको ये जो है P/T नियतांक जो है प्राप्त होगा जिसमें दाब जो है परम ताप के अनुक्रमणित प्राप्त होगी, यही आपका प्रेशर लॉ है। इसमें देखिए
अब हम ये तीनों नियमों का क्या करते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। तो बायल का नियम है ना, बायल लॉ के अनुसार तापमान स्थिर होने पर गैस का आयतन दाब के विकर्ण होता है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स नियम के अनुसार दाब स्थिर रहने पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होती है। ठीक, मतलब आयतन बढ़ने पर ताप बढ़ता है। दाब का नियम है गेल-लुसाक का नियम, जिसे प्रेशर लॉ कहते हैं, जिसके अनुसार आयतन स्थिर होने पर गैस का दाब आयतन के समानुपाती होती है। ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात दाब बढ़ाने पर ताप भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तीनों नियम में जो तीन चार राशियां हैं, दाब, ताप और आयतन, तीनों में से तीनों नियम में कोई न दो चरों के मध्य क्या है, रिलेशन स्थापित होगा, और जो तीसरा चर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सभी में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। ये चित्रात्मक अध्ययन आप देख रहे हैं। इसमें देखिए बायल के नियम में यह है, जब गैस को दबाया जाता है तो आयतन कम और दाब अधिक हो जाता है। चार्ल्स नियम में तापमान बढ़ने पर गैस फैलती है और आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। और गेल-लुसाक नियम में, दाब के नियम में तापमान बढ़ने पर अणु तेजी से टकराते हैं, इसलिए दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए तीनों नियम में कौन सी राशि क्या है, स्थिर रहती है और क्या बदलता है। तो बायल के नियम में तापमान स्थिर रहता है, ठीक है, दाब बढ़ता है, आयतन कम होता है, या आयतन बढ़ता है, दाब कम होता है। चार्ल्स का नियम, इसमें आपका दाब स्थिर रहता है, इसमें आपका ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है। दाब का नियम में स्थिर राशि आयतन होती है, क्या बदलता है, तापमान बढ़ने पर दाब भी क्या होता है, लगातार बढ़ते जाता है। देखिए गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। इसमें कुछ पास्टुलेट है। जैसे पहला पास्टुलेट है, गैसों का अणुगति सिद्धांत निम्नलिखित मूल अभिगृहित या पास्टुलेट पर बेस्ड है। पहला है, प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु दृढ़ गोलाकार पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा सभी प्रकार से समान होते हैं। इन्हें द्रव्यमान बिंदु माना जा सकता है, क्योंकि इनका आयतन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है। गैस के अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगता। ठीक। गैस में अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर सभी संभव चाल से गति करते हैं और आपस में तथा बर्तन की दीवारों से पूर्णतः अनियमित रूप से टकराते रहते हैं, लेकिन वे किसी भी भाग में एकत्रित नहीं होते हैं। ठीक, अर्थात इनका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन संपूर्ण बर्तन में एक समान बना रहता है और समय के साथ बदलता नहीं है। यहाँ देखिए, किन्हीं भी दो टक्करों के बीच अणु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करता है। किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की दूरी को अणु का मुक्त पथ कहते हैं। किसी भी टक्कर में लगने वाला समय उस समय की अपेक्षा क्या होता है, नगण्य होता है, जिसमें अणु अपने मुक्त पथ में क्या करता है, गति करता है। अणुओं की टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अतः इनके आपस में अथवा बर्तन की दीवारों से टकराने पर यांत्रिक गतिविधि नहीं बदलती। ठीक है। प्रत्यास्थ कहने का मतलब यह है कि जब दो अणु आपस में टकराते हैं तो संवेग और गतिज ऊर्जा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है। चूंकि अणुओं का द्रव्यमान नगण्य होता है तथा इनका वेग अधिक होता है, अतः अणुओं की गति पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव नगण्य माना जा सकता है। अर्थात गुरुत्वीय बल के कारण भी अणुओं के वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। अब अगला है, गैस का दाब बर्तन की दीवार पर अणुओं के निरंतर टकराने तथा दीवार को संवेग प्रदान करने के कारण होता है। थैंक यू डियर लर्नर्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।